शारदा के बेटे रमेश की शादी की उम्र हो गई थी, इसीलिए उसकी माँ उसकी शादी अनामिका से करा देती है। अनामिका बहुत अच्छी लड़की थी। वो अपने पति सास की बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। इस तरह खुशहाली से भरी शांतिपूर्ण अच्छे से जिंदगी कट रही थी। अनामिका एक बच्चे को जन्म देती है। उसके बाद पूरा परिवार उस बच्चे को देखकर बहुत खुश होता है। पेशे के कारण रमेश को दूसरे राज्य जाना पड़ता था। वो अपने परिवार को छोड़कर काम पर जाना पसंद नहीं करता था, क्योंकि उसने पहले से ही अपने दोस्त को वादा कर दिया था, इसीलिए जाना जरूरी हो गया था। उसके जाने के कुछ ही दिनों के बाद उस ट्रिप के दौरान उसके एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु के बारे में किसी को पता नहीं चला। उसके दोस्त ने इस बात को छुपा दी। कई दिन निकल गए। शारदा अनामिका को लगा व्यस्तता की वजह से रमेश उन लोगों को फोन नहीं कर रहा है। हर महीने रमेश के बदले अब प्रवीण पैसे भेजने लगता है। अनामिका और बाकी परिवार के लोगों को लगने लगा कि शायद ये रमेश ने ही भेजा होगा। कुछ दिनों के बाद व्यापार में बड़ा मुनाफा होता है। प्रवीण सारा पैसा लेकर किसी दूसरे जगह पे चला जाता है। जाते समय वो एक चिट्ठी छोड़ जाता है जिसमें लिखा गया था कि रमेश की मृत्यु हो चुकी है। कुछ दिनों के बाद अनामिका को वो चिट्ठी मिलती है। चिट्ठी पढ़ के अनामिका की तो बुरी हालत हो जाती है। शारदा को कुछ पता नहीं होता है। वो अनामिका से आके पूछती है, अनामिका क्या हो गया है? क्या लिखा है इस चिट्ठी में? दो, मैं पढ़ के देखती हूँ। फिर शारदा वो चिट्ठी ले लेती है। फिर वो चिट्ठी पढ़ने लगती है। उसे पढ़कर उसकी माँ सदमे में चली जाती है। वो खबर मिलते ही उसकी माँ जोर जोर से रोने लगती है और वहीं पे बेहोश होके गिर जाती है और इस वजह से वो संयाग्रस्त हो जाती है। अनामिका अपने माँ के घर ना जाके अपनी सासू माँ के पास ही रह जाती है और उन्हीं की सेवा करने लगती है। इसी के साथ पूरे घर को भी अकेले संभालने लगती है। जल्दी उठ जाती थी। घर और बाहर पानी से साफ करके रंगोली लगाती थी। फिर पानी ले आके अपने बेटे को जगाती थी, उसे नहलाती थी। सासू माँ और बेटे के लिए 3 वक्त का वो खाना भी बनाया करती थी। पहले वो अपनी सास को खिला लेती थी, फिर बाद में अपने बेटे को खिलाती थी। फिर वो दोपहर का भोजन भी बनाती थी। जितने गंदे बर्तन होते थे उसे धोती थी। सारे कपड़े धोती थी। काफी थक जाती थी अनामिका, फिर भी वो खुद ही घर का सारा काम करती थी। कुछ दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। मेरी जिंदगी खाना बनाना और साफ सफाई में ही खत्म हो जाएगी। ऐसा ही चलता रहा तो हमारे पास जितने पैसे हैं वो सब खत्म हो जाएंगे और हम तीनों को सड़क पे आना होगा। अच्छा होगा अगर मुझे कोई नौकरी मिल जाए। इस तरह वो सोचती है। फिर अनामिका नौकरी तलाश करने लगती है। अनामिका की दोस्त प्रीति उसके लिए एक छोटी सी ऑनलाइन नौकरी ढूंढती है। अनामिका सुबह उठ जाती थी, फिर घर का सारा काम खत्म करके वो ऑनलाइन नौकरी करने लगती थी और इस तरह पैसे कमाने लगती है। दिन बीत रहे थे। पैसे अधिक खर्च हो रहे थे, लेकिन अनामिका की तनख्वाह पर्याप्त नहीं थी उसके लिए। हे ईश्वर, मेरी तनख्वाह पर्याप्त नहीं है। मुझे सिलाई मशीन में कपड़े सिलाई करना सीखना होगा। कुछ और पैसे मिलेंगे तो आमदनी में इजाफा होगा। ऐसा सोचकर वो ऑनलाइन खोज करती है कि कपड़े ऑनलाइन में कैसे सिलते हैं और कैसे सीख सकते हैं। इस तरह अनामिका ऑनलाइन नौकरी भी करती है। कपड़े सिलाई करने के साथ साथ अपनी सास, अपने बेटे की देखभाल करती है और बहुत परिश्रम करके अनामिका पैसे कमाती है। ये सब देखकर सासू माँ को बहुत बुरा लगता है। बेटा अनामिका, बहुत ही कम उम्र में इतनी मुश्किलों को झेलनी पड़ रही है तुम्हें। एक तरफ देखकर खुश होती हूँ और दूसरी तरफ दुखी होती हूँ। मैं रहूं चाहे ना रहूं, बस तुम अपने पैरों पे खड़ी रहो, यही मेरी आशा है बेटा। ऐसा कहकर सासू माँ रो पड़ती है। सासू माँ को रोते देख अनामिका कहती है, अरे सासू माँ दुखी मत होइए, ये सब मेरी किस्मत है। ये सब सोचना अब आप छोड़ दीजिए। वो भी बहुत दुखी होकर कहती है। ऐसे ही दिन निकलते गए। इसी तरह परिश्रम करके वो सारी जरूरतों को पूरा करती है। कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। जो पैसे वो कमाती है उनमें से कुछ पैसे वो अपनी सासू माँ के लिए जोड़ती है। फिर सासू माँ को बेहतर इलाज के लिए वो ले जाती है।
इलाज के बाद सासू माँ धीरे धीरे ठीक हो जाती है और पहले जैसे वो घर का सारा कामकाज करने लगती है। नौकरी के साथ साथ अपने बेटे का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगी अनामिका। सासू माँ बहुरानी एक दूसरे को सहायता करके परिवार चलाने लगे। एक दिन अनामिका की माँ उसके घर आती है। उस वक्त अनामिका की सासू माँ बाजार गई होती है। जिस वक्त उसकी माँ आती है उस वक्त अनामिका घर का कामकाज कर रही थी। अनामिका अपनी माँ को देखकर कहती है, माँ तुम कैसी हो? बिना बताए तुम आ गई। तुम्हें कोई अकल नहीं है? तुम्हें क्या लगता है मैं मर गई हूँ कि जिंदा हूँ? अपने पति के मौत के बारे में, सासू माँ की बीमारी के बारे में तुमने कुछ भी नहीं बताया। पति की मृत्यु के बाद बहुत पालन होता है। हमारे घर की परिस्थिति के बारे में पता है ना, मैं नहीं चाहती थी कि आपको बुरा लगे माँ। खैर, पति की मृत्यु के बाद उनसे जुड़े चूड़ियाँ, फूल, सिंदूर सब उतार दिया माँ। उनके जाने के साथ साथ ये सब कुछ मैंने उतार दिया। खैर वो जब है ही नहीं तो ये सब करके क्या फायदा। माँ छोड़ो वो सब, आओ बैठो। फिर अनामिका उनके पोते को लाकर उनके हाथ थमा देती है और जल्दी जल्दी घर का सारा कामकाज खत्म कर लेती है। ये देखकर उसकी माँ कहती है, तुम में बहुत बदलाव देख पा रही हूँ अनामिका। तुम बड़ी हो गई हो। तुम्हें घर के कामकाज में कभी मन नहीं लगता था, अब तुम सब खुद कर रही हो। ये मेरा ससुराल है, वो मेरा मायके था माँ। इसमें बहुत अंतर है। अगर काम नहीं करूंगी तो आप लोगों का नाम खराब होगा ना। इस तरह अनामिका कहती है। तब तक वहाँ सासू माँ आ जाती है। फिर दोनों मिलके सुख दुख की बातें करने लगते हैं। सासू माँ अनामिका के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें कहती है। ये सुनकर उसकी माँ बहुत खुश होती है। उस रात अनामिका की माँ वहीं रुक जाती है और अगले दिन वहां से निकलती है। फिर से सासू माँ और अनामिका अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं और मजे से जिंदगी बिताते हैं। वो रघुनाथपुर नाम का गांव था। वहाँ शारदा अनामिका सास बहू रहा करती। सासू माँ को बहुत भक्ति थी और बहू रानी की बहुत शक्ति थी। भक्ति और शक्ति दोनों के मेल थे। वो अक्सर सास बहू तीर्थ यात्रा के लिए जाया करते थे। उस जमाने में यातायात का कोई साधन नहीं हुआ करता था, इसलिए वो अक्सर पैदल ही तीर्थ जाया करते थे। फिर चाहे वो काशी जाए या कैलाश जाए, उनके लिए दोनों ही दूर थे। साथ ही सासू माँ और बहू रानी दोनों ही खाद्य प्रिय थे। वो हमेशा कुछ न कुछ पका के खाते रहते थे और जब तीर्थ की बात हो फिर तो पूछो ही मत। तीर्थ यात्रा शुरू करने से पहले से ही वो सभी तरह के पकवान बना के उन सभी को अलग अलग डब्बे में भर के तैयार कर लेते थे। बेटा अनामिका, सब कुछ ठीक ठाक से तैयारी कर ली है ना? हमारे पास 2 ही दिन बचे हैं। बहुत दूर का रास्ता है, सब कुछ ठीक से बंदोबस्त कर लेना। अगर हम कुछ भूल जाते हैं तो बाहर से खरीद सकते हैं, पर तुम्हें तो पता है ना बाहर कितनी महंगाई है। समझ गई सासू माँ, खाना तो सबसे पहले तैयार है। पकौड़ी, निमकी, गठिया, समोसे, जलेबी और बूंदिया सब तैयार कर लिया है। एक एक करके सब बांध के इंतजाम कर लिया है। कपड़ों की बात करें तो 4-4 जोड़े कपड़े आपके और मेरे बैग में रख दिया है मैंने। अब बस निकलने की देरी है। वो सब तो ठीक है, पर तुमने खर्च करने के लिए पैसे रखे कि नहीं? हाँ हाँ सासू माँ, ले लिया। हमारे जमाए हुए सारे पैसे मैंने रख लिया है। यात्रा के लिए वो पर्याप्त होंगे। वैसे भी खाने पीने के सारे सामान हैं और खर्च किस बात के। पता नहीं हमें किस वक्त किस चीज की जरूरत पड़ जाए, कौन जानता है। इस तरह सासू माँ अनामिका अपनी अपनी कांवर उठा के दोनों यात्रा के लिए निकल पड़े। क्योंकि यात्रा काफी लंबी थी, वो बोझ उठा भी रहे थे, खाने के सामान थे, बदलने के कपड़े थे। इस तरह वो अपनी यात्रा करने लगे। कुछ मील जाने के बाद अनामिका कहती है, सासू माँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मेरी भी इतनी हिम्मत है कहाँ। चलो कोई अच्छी जगह देख के बैठते हैं और थोड़ा विश्राम करते हैं। सासू माँ, ये जगह ठीक नहीं है, मुझे डर जैसा लग रहा है। चलो हम थोड़ी दूर और चल के जाते हैं, वहाँ हम रुकेंगे जहाँ पे लोगों की भीड़ भाड़ रहेगी। तुमने कहा ना भूख लगी है, कब तक तुम ऐसे ही भूखे रहेगी? चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। नहीं नहीं सासू माँ, मेरी बाईं आंख फड़क रही है, मेरी बात मान लीजिए।
ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। आगे जाके कोई अच्छी जगह देखेंगे, ध्यान से चलो। सासू माँ बहू रानी फिर से चलने लगे। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें एक मंदिर दिखा। वहां बैठ के वो भोजन करने के बाद शांति से सो जाते हैं। अचानक से बीच रात पास के ही कुएं से उन्हें रोने की आवाजें आने लगी। वो सुनकर अनामिका अकबका के उठ जाती है और इधर उधर देखने लगती है। वो सासू माँ को नींद से जगाने की कोशिश करती है, पर सासू माँ शारदा खर्राटे मार के सो रही थी। कौन है यहाँ? मैं अनाथ हूँ। मैं सासू माँ की यातनाओं को सहन नहीं कर पाई और आत्महत्या कर ली, और आत्मा बन के मैं भटक रही हूँ। मैं बहुत भूखी हूँ, मुझे खाने के लिए कुछ चाहिए। ये सुनकर अनामिका बहुत डर जाती है। जो कुछ वो खाने के लिए साथ लाए थे वो सब शैतान को दे देती है। शैतान सारे पकवानों को खाती है। फिर वो वापस उस कुएं में चली जाती है। सुबह सुबह नींद से उठ के शारदा जब अनामिका से खाने के लिए कुछ मांगती है, तब अनामिका सासू माँ को सारी बातें जो हुआ था बताती है। तुम मुझे पागल समझ रही हो? कौन शैतान, कहाँ की शैतान? हाँ, मुझे पता है। तुम खुद खा गई होगी और मेरे सामने शैतान का नाम ले रही हो। ये कहकर शारदा अनामिका को बुरी तरह से पीटती है। अब देखो, 4 दिन भूखी रहोगी तो रास्ते पे खुद आ जाओगी। फिर वो चिड़चिड़ाते हुए अनामिका से कह के वहाँ से दूर चली जाती है। सासू माँ और अनामिका के बीच की लड़ाई शैतान देख लेती है। आहा, अनामिका की तो बेवजह डांट पिटाई हो गई। इस तरह शैतान सोचती है। फिर वो अपनी दिव्य शक्ति से तरह तरह के खाने के पकवान वहाँ पे हाजिर कर देती है। थोड़ी देर बाद शारदा वहाँ पे आती है। थोड़ी देर पहले कहा खाने के लिए कुछ नहीं है, ये सब फिर कहाँ से आए? तुम मेरे साथ खेल खेल रही हो क्या? वैसे भी आजकल तुम पागलों की तरह कर रही हो। अरे सासू माँ, सच कह रही हो। शैतान कल रात आके सारे पकवान खा कर गई। लगता है वही आके ये सब दे गई हो। मानिए मेरी बात। बस पागल लग रही हूँ। तुम्हारी बातों पे कौन विश्वास करेगा? हाँ, ये कहकर फिर से सासू माँ अनामिका की पिटाई करने लगती है। तब अचानक से सारे पकवान गायब हो जाते हैं। ये देखकर शारदा बहुत आश्चर्य होती है और डर के मारे कपकपाने लगती है। अरे बाप रे, तुम कब से ये सब जादू वादू सीखी हो? जब वो ऐसा कह रही थी, शैतान शारदा की पिटाई करने लगती है। अरे सासू माँ, मेरी बात पर विश्वास कीजिए। जो कह रही हूँ वो सच है। सच में शैतान ने ये सब किया है। मेरी बातों पर विश्वास कीजिए। हे भगवान, अरे भगवान, लगता है तुम मुझे मारने की कोशिश कर रही हो। मैं हाथ जोड़ रही हूँ, मुझे माफ कर दो। आइंदा मैं तुम्हें कभी नहीं पीटूंगी। तब जाके अनामिका शैतान से विनती करने लगती है। मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, मेरी सासू माँ के सामने प्रकट हो जाओ, नहीं तो वो मुझे मार डालेंगी। उसकी बातें सुन के शैतान शारदा के सामने प्रकट हो जाती है। आइंदा कभी भी अनामिका के ऊपर हाथ मत उठाना। फिर कभी पीटा तो मैं आके तेरा नाश कर दूंगी। याद रखना मेरी बात। ऐसा कहकर शैतान वहाँ से अदृश्य हो जाती है। तब से शारदा अनामिका के साथ बड़े प्रेम भाव से रहने लगती है।